हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान हैं पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर श्री चंपालाल मीणा साहब। चंपालाल मीणा जी से पशुपालन विभाग में जो किसानों के लिए सरकारी योजनाएं चल रही है उसके बारे में भी जानेंगे, साथ ही पशुओं के चिकित्सा के बारे में क्या संभाग में मतलब योजनाएं हैं और किस तरह इनकी मॉनिटरिंग होती है, इस बारे में हम इनसे जानेंगे। साथ ही ये कहाँ से हैं, इनकी शिक्षा कहाँ हुई और कब से ये पशुपालन विभाग में रहते हुए इस मुकाम तक पहुँचे। आइए हम बात करते हैं श्री चंपालाल मीणा साहब से। जॉइंट डायरेक्टर मीणा साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। मीणा साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। आप कहाँ से, शिक्षा कहाँ से हुई और कब से आप इस विभाग से हैं और किन किन पदों पर रहते हुए आप आज इस मुकाम तक आए हैं। मैं एक छोटा सा गांव है बारां जिले के छिपावड़ोद तहसील में, ग्राम फलिया नाम है, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ 1969 में। और वहाँ पे हमारी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 4 तक पढ़ाई थी। कक्षा 4 तक वहाँ पे पढ़ा। फिर कक्षा 8 तक पास में अजनावर गांव में, जहाँ पे उच्च प्राथमिक स्कूल जो मिडिल स्कूल है, तो 8वीं तक की पढ़ाई हमने वहाँ पे 6 किलोमीटर पड़ता है गांव में, तो वहीं हमने पैदल अप डाउन करके और 8वीं तक की पढ़ाई अजनावर से करी। फिर अजनावर के बाद जो हमारा जो उच्च माध्यमिक जो स्कूल है, दानमल सीनियर सेकेंडरी स्कूल छिपावड़ोद, वहाँ गांव से वो 15 किलोमीटर पड़ता है। और 9th 10th और 11th, उस समय 10+2 नहीं था तो 11th भी बोर्ड हुआ करता था। तो 9, 10 और 11 दानमल उच्च माध्यमिक विद्यालय छिपावड़ोद से पढ़ाई करी। बायोलॉजी विषय में हमने वहाँ से पढ़ाई करी। फिर फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज कोटा से करी और RPVT के माध्यम से 1990 में वेटनरी कॉलेज बीकानेर में एडमिशन हुआ। बैचलर ऑफ वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की डिग्री 1994 में प्राप्त करी और दिसंबर 1994 में मेरा पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर कनेक्शन कला तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में पहला पोस्टिंग हुआ। वहाँ से फिर मैं छबड़ा 6 महीने बाद इसी पद पे आया और छबड़ा से स्थानांतरण होके 4 साल बाद मनोहर थाना रहा मैं, और मनोहर थाना से इसी पद से यहाँ पे पशुधन विकास कार्यालय कोटा में मैं आया। फिर मेरा 2012 में सीनियर वेटनरी ऑफिसर में मेरा प्रमोशन हुआ। उसके बाद मैं 2016 में मेरा उपनिदेशक के पद पर प्रमोशन हुआ तथा 2020 में मेरा संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग कोटा में प्रमोशन हुआ। और मैं 2009 से कोटा में ही पदस्थापित हूँ विभिन्न पदों पे। 1 साल मेरा ट्रांसफ़र बूंदी हुआ था और मैं बूंदी में संयुक्त निदेशक पे पद पे रहा था। मीणा साहब, पशु चिकित्सा विज्ञान क्या है, आप दर्शकों को बताएं। देखो, पशु चिकित्सा जो है वह मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी जीव हैं उसकी चिकित्सा के लिए जो पद्धति है वो पशु चिकित्सा विज्ञान होती है। और इसमें सभी पशुओं की चिकित्सा के संबंध में जानकारी होती है। मीणा साहब,
आप जॉइंट डायरेक्टर पद पे हैं, आपका जो क्षेत्र है ये कहाँ तक फैला हुआ है, आप हमारे दर्शकों को बताएं। और इसकी जो मॉनिटरिंग है आप कैसे करते हैं सर? संयुक्त निदेशक जिला अधिकारी का पद है और कोटा जिला जो संपूर्ण है उसका नियंत्रण अधिकारी होता है। हमारे ज़िले में, कोटा ज़िले में जितनी भी क्षेत्र है, जितने भी हॉस्पिटल है, इसमें प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय 16 तो और 40 हमारे पशु चिकित्सालय है, एक हमारे बौद्ध से पशु चिकित्सालय कोटा में, तथा 106 पशु चिकित्सा उपकेंद्र है। तो ये जितनी भी संस्थाएं हैं वहाँ पे जो पदस्थापित हमारे पशुधन सहायक और पशु चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी है, इनमें हमें ज़िले को 7 नोडल में बांटा हुआ है, जिसमें पीपलदा, सुल्तानपुर, सांगोद, कनवास, रामगंज मंडी, विज्ञान नगर और पॉलीक्लिनिक जो सिटी का एरिया, जहाँ पे पदस्थापित हमारे सीनियर अधिकारी, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी और उपनिदेशक पॉलीक्लिनिक में है, सांगोद में उपनिदेशक है। ये इनके जो क्षेत्र है उसमें मॉनिटरिंग करते हैं और जो संबंधित पशु चिकित्सालय होता है उसके क्षेत्र में जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र है होते हैं उनकी मॉनिटरिंग वो करते हैं। मीणा साहब, पशुपालन एक ऐसा क्षेत्र है जिससे किसानों को आर्थिक संबल भी मिलता है, तो राज्य सरकार की तरफ से पशुपालन विभाग की क्या योजना है जो आप मतलब पशुपालकों को मतलब जानकारी देते हैं? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के योजनाएं देती है। तो जो हमारे पास जो मुख्य योजना है जिसमें पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम है, जिसमें जो देसी नस्ल है, कम दूध देने वाली नस्ल है, उन पशुओं में अच्छी नस्ल के द्वारा कृत्रिम गर्भाधान करवा के और जो नस्ल जो उनकी जो संतति आती है उसको अच्छी नस्ल में परिवर्तित करके और अच्छा उत्पादन करने की जो ये स्कीम है, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की है। राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है, जिसमें कृत्रिम गर्भाधान निःशुल्क किया जाता है और ये हमारा 4था चरण चल रहा है राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान योजना का। इस 4थे चरण में कोटा ज़िले में हमने 56,000 गाय एवं भैंस का कृत्रिम गर्भाधान, विभिन्न उच्च नस्ल के जो गुणवत्ता का जो सांडों का वीर्य है और भैंस में मुर्रा नस्ल का, गाय में गिर, होलिस्टीन और जर्सी नस्ल के जो सांडों के वीर्य से इनको गर्भाधान कराया गया। मीणा साहब, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशु केंद्र हैं उन पर दवाओं की, इनकी क्या व्यवस्थाएं हैं सर? जितनी भी दवाएं हैं, वैसे राज्य सरकार ने 2012 में से ही इसमें निःशुल्क दवा योजना शुरू की थी। तो उस समय से लग के अब तक 138 तरह की दवाइयों का निःशुल्क का प्रावधान किया था। तो ये जो राज्य स्तर से बजट उपलब्ध होता है, विभाग के द्वारा इसको मांग मंगाई जाती है जिलों से और निदेशक स्तर पे इनकी क्रयादेश जारी करके और विभिन्न जिलों को संबंधित फर्म द्वारा सीधे सप्लाई होती है और जिलों में जो जिला औषधि भंडार है उसके माध्यम से सभी संस्थाओं को इन औषधियों की सप्लाई होती है। मीणा साहब, जैसे पशुपालकों को आप नवाचार के रूप में क्या समझाइश करते हो कि भाई पशुपालन करें और उनके देख रेख की कैसी व्यवस्था करें? इस तरह के आपके विभाग द्वारा कोई इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाते हैं? पशु पालकों के लिए 3-4 बिंदु है जिनको हम समय समय पर प्रशिक्षण
जो शिविर तथा ट्रीटमेंट शिविर गोष्ठियाँ आयोजित की जाती है। उनके माध्यम से हम उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि पहला तो वो जो पशु है उसकी नस्ल देख के पाले, नस्ल अच्छी गुणवत्ता की हो और उसी नस्ल को पालें। जैसे भैंस में मुर्रा है, गाय में गीर है, जर्सी है, होलिस्टीन है जो यहाँ पे सर्वाइव कर रही है, थार पारकर है, रेगिस्तान की है पर अपन कोटा में भी कर सकते हैं उसको। इसके अलावा बकरियों में सिरोही नस्ल जो है वो अच्छी नस्ल मानी जाती है, तो उसका पालन करें। मुर्गियों में भी जो अच्छी नस्लें होती है, कड़कनाथ है या वाइट लेगहॉर्न वगैरह है, उनको पालन करें। तो ये पहला पॉइंट तो इनको यही समझाते हैं कि ये नस्ल को, अच्छी नस्ल को ही पालें। दूसरा इनका ये रहता है कि पशुओं में जो अधिकांश देख रेख बहुत ज़रूरी होती है, और देख रेख के लिए सबसे इसमें रहता है कि इनका जो रख रखाव है, इनका बाड़ा है जो अपन बढ़ाते हैं, तो उसमें इस तरह की व्यवस्था हो कि वो सूखा रहे, उनमें ठाण की चौड़ाई ठीक ठाक हो और थोड़ी सी उसमें ढलान हो और एक नाली बना दे, तो जो भी ये पशु पेशाब करते हैं वो नाली के माध्यम से अलग से गड्ढे में चला जाए और गीला नहीं हो वहाँ पे फर्श। गोबर को दिन में जब भी गोबर करे तुरंत ही उसको वहाँ से हटाएं। इसके अलावा इनका जो मुख्य जो है इनका होता है पोषण, पशु पोषण। इनका जो खाने का जो है वो विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए इनको सूखा चारा, हरा चारा, बाटा, खनिज लवण, गुड़, नमक, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इनके रोज़ाना के राशन में होनी चाहिए। तो ये बैलेंस राशन है, तो ये पशुपालकों को देना चाहिए। ज्ञावण जो पशु है, भैंस गाय है, उसका जो अलग तरह का मात्रा है, आपके जो दूध देने वाली है उसको अलग तरह की मात्रा है, और जो ड्राई है, सूखी है, उसको अलग तरह की मात्रा है। तो इन सभी तरह से हम इनको पशु पोषण के संबंध में भी जानकारी देती हैं। चौथा जो पॉइंट है इनका पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें एक तो इनमें डीवर्मिंग एक मुख्य होता है। डीवर्मिंग में जो है पेट में जो वर्म्स पड़ जाते हैं, पैरासाइट, उसमें उसके लिए हम कई तरह की दवाइयाँ सप्लाई होती है, और बचपन में भी इनको पैदा होते ही बछड़ा बछड़ी को भी 15 दिन में एक डोज दे देनी चाहिए, और हर 3 महीने में एक डोज सभी पशुओं को डीवर्मिंग की डोज एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल की देना चाहिए। हाँ, पशु स्वास्थ्य में टीकाकरण एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें जो जानलेवा बीमारियों को बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वह हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया, गलघोटू रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता है, और ये विभाग द्वारा निःशुल्क किया जाता है। यह गाय और भैंस में मुख्य रूप से लगाया जाता है। इसके बाद में जो ब्लैक क्वार्टर होते, लंगड़ा बुखार बोलते हैं, उसका टीकाकरण किया जाता है, वो भी निःशुल्क होता है। भेड़ बकरियों में एंट्रोटॉक्सिमिया नाम की बीमारी आती है, उसके बचाव हेतु भी टीकाकरण निःशुल्क किया जाता है। और बकरी में मुख्य रूप से रिंडरपेस्ट नाम की PPR नाम की बीमारी है, तो उसके बचाव के लिए भी टीकाकरण 3 साल में एक बार लगवा लेना चाहिए। और जो उस सबसे महत्वपूर्ण है खुरपका मुंहपका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज़, इसके लिए भारत सरकार ने खुरपका मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी चलाया हुआ है, जिसके तहत हर साल में 2 बार निःशुल्क टीकाकरण करवाया जाता है। वर्तमान में कोटा ज़िले में 3,57,000 डोज फुट एंड माउथ डिजीज वैक्सीन की आई है। उसमें से अभी तक 2,20,000 डोज गाय और गोवंश और भैंस वंश पशुओं में विभाग द्वारा लगा दी गई है, और इसका कार्य निरंतर जारी है। मीणा साहब,
जो आप रोग बता रहे हैं कि गलघोटू है, ये किस मौसम में ज़्यादा मतलब देखने को मिलती है? गलघोटू जो रोग है वो होता है बरसा प्री मानसून और मानसून सीजन, मतलब जून से लगा के और अक्टूबर तक इसका ज़्यादा जोर रहता है। वैसे ये बीच में कभी कुछ अलग फॉर्म में आ सकता है, पर मुख्य जो इसका समय यही है। मीणा साहब, जैसे कई बार हमने भी देखा, आप भी जानते हो, कई बार इस तरह की कोई पशुओं के लिए महामारी जैसा कोई रोग आ जाता है, तो उसके उपचार के लिए विभाग किस तरह की तैयारी रखता है? महामारी रोग जो भी होते हैं, कंटेजियस डिजीज होते हैं, जिसे छूत की बीमारी कहते हैं, तो ये अगर आता है तो इसके पूर्व में तैयारी रहती है। जो नॉन डिजीज़ है उनकी तो हम वैक्सीनेशन करते हैं ताकि महामारी फैले ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले लंपी स्किन डिजीज नाम से एक महामारी आई थी, जो पूर्व के वर्षों में कभी इसका प्रकोप देखने को नहीं मिला था। तो इस वजह से उस महामारी की जो टीकाकरण वगैरह है उपलब्ध नहीं था, और उसका जो ट्रीटमेंट करने के लिए पूरे तहसील स्तर पे और ग्राम स्तर पे टीमें बना के और उनका उपचार का कार्य कराया गया। और उसके बाद जो वैक्सीन उपलब्ध हुई तो उसका पूरे ज़िले में सभी गौवंश को हमने टीकाकरण कराया गया, और इस वर्ष भी इसके बचाव हेतु 1,38,000 गौवंश में टीकाकरण करवाया जा चुका। तो मीणा साहब, ये जो टीकाकरण के लिए आपके जो जोन बनाए गए हैं वो सब तत्पर रहते हैं बिल्कुल गाइडलाइन के अनुसार? बिल्कुल साहब, ये बिल्कुल तत्पर रहते हैं। RRT ने बोलते है ना, रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है, तो इनको बिल्कुल अलर्ट रखते हैं। और निश्चित रूप से हमारे विभाग में जो भी कार्य करते हैं, चाहे पशुधन सहायक हो या हमारे डॉक्टर्स हो, वो निश्चित रूप से पूरी लगन और मेहनत से पशुओं की सुरक्षा की कार्य वो करते हैं, उसमें कहीं कोताही नहीं होती। मीणा साहब, जैसे स्वरोजगार सृजन के लिए पहले मुर्गी पालन की ट्रेनिंग हुआ करती थी, क्या आज भी बराबर इस तरह चल रही है आपके विभाग द्वारा? मुर्गी पालन की ट्रेनिंग कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर में है हमारे राजस्थान में, और अभी भी वहाँ लगातार समय समय पे किसानों की ट्रेनिंग आयोजित की जाती है, और हर ज़िले से वो हमें सूचना देते हैं, तो हम भी कोटा से भी प्रशिक्षण हेतु वहाँ पे किसानों को भेजते हैं। पहले सर कोटा में भी हुआ करती थी ऐसा हमारा लोग कहते हैं, अब है या नहीं है सर? ये कोटा में अभी नहीं है। कोटा में एक्चुअल में क्या है, पहले कोई ये कुक्कुट विभाग अलग से हुआ करता था राजस्थान में, और उसी की शाखा कोटा में थी, तो वो मैं जब पोस्टिंग हुआ उसके पहले ही कार्यरत थी। उसके बाद में ये बंद होगी, और कोटा में अभी वर्तमान में कोई भी कुक्कुट प्रशिक्षण का अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, जबकि हमारे यहाँ प्रशिक्षण संस्थान है, पशुधन सहायक प्रशिक्षण संस्थान, उसमें सभी तरह का जो प्रशिक्षण किसानों को वह शामिल ही दिया जाता है। जैसे 3 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसमें मुर्गी का भी होता है, बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है, सभी का प्रशिक्षण दिया जाता है। मीणा साहब, जो पशुपालकों के लिए आजकल सरकार ने पशु क्रेडिट योजना चला रखी है, क्या इस विभाग के अधीन आते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम? अभी जो पशुपालक किसान क्रेडिट योजना शुरू की है पिछले 2 साल से हैं, तो इसमें जो हमारे केंद्र सरकार से जो विभाग ने जो हमें गाइडलाइन दी है, उसके अनुसार पशुपालन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी है, जो गांव में अपनी सर्विस करते हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि वह किसानों से संपर्क करके और अपने फॉर्म भरवाए, और उसमें फॉर्म भरवाने में सहायता करें। वो फॉर्म भरवा के और सीधे बैंक को भी दे सकते हैं, या फिर हमारे विभाग में जमा करा सकते हैं। तो वो जो क्रेडिट कार्ड के जो फॉर्म है, वो
हमारे जिला कार्यालय के माध्यम से भी एलडीएम जो लीड बैंक मैनेजर यहाँ पे कोटा में है, उनके माध्यम से बैंकों को हम फॉर्म भिजवाते हैं। बाकी इनकी सैंक्शन करना और इनको पेमेंट करना, ये सारा काम बैंक का है। विभाग केवल इनकी सहायता कर और फॉर्म भरवाने का काम करता है। मीणा साहब, जो आपने मतलब पशुओं के बारे में बताया कि गर्भाधान करके और इस नस्ल की जो पशु लाए मतलब पालें, उससे क्या बेनिफिट है सर किसानों को? कृत्रिम गर्भाधान में अगर देसी गाय आधा किलो दूध देती है जी, और अगर उसका गर्भाधान गीर नस्ल के जो सांड के वीर्य से किया जाता है जी, और अगर वह बछड़ी पैदा होती है, उससे जी, ज्ञापन होने के बाद बछड़ी पैदा होती है, तो उस बछड़ी में 50% जो गुण है वो देसी जो उसकी माँ है गाय जी, उसके आएंगे और 50% गुण उस सांड से आएंगे जिसका गर्भाधान अपन ने वीर्य से कराया, कृत्रिम रूप से करवाया। तो जो गीर नस्ल के 50% गुण उस बछड़ी में आ जाएंगे। तो जो उसकी माँ आधा 1 किलो दूध देती थी, वो बछड़ी जब ज्ञापन होके ब्याएगी तो वो 4 किलो 5 किलो दूध देना शुरू कर देगी। मीणा साहब, हाड़ौती की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आपके विभाग की तरफ से कि पशुओं की देखभाल या कभी महामारी आए या कोई इस तरह की बीमारी आए तो सूचित कैसे करें, वो आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? सभी किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों को मैं से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे सभी लोग जानते ही हैं कि आपके ग्राम पंचायत में, तहसील स्तर पे सभी जगह ज़्यादातर हमारी पशु चिकित्सा संस्थाएं हैं, जहाँ पे जो हमारे पशुधन सहायक और डॉक्टर्स जो कार्य कर रहे हैं उनसे आप संपर्क में रहें और समय समय पे जो भी टीकाकरण का जो आता है वो उनसे टीकाकरण करवाएं ताकि आपके पशुओं की जान बचे। वर्तमान में खुरपका मुंहपका रोग के लिए टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा है। तो जिन पशुपालक भाइयों के अभी गाय गोवंश भैंस वंश में अगर टीकाकरण नहीं हुआ है तो वह हमारे जो भी विभाग का कर्मचारी या अधिकारी है उससे संपर्क करके तत्काल टीकाकरण लगवाए। अभी एक बीमारी और होती है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस बीमारी में ज्ञापन होने के बाद गाय और भैंस आखिरी 8वें 9वें महीने में बच्चा फेंक देती है, यानी एबॉर्शन हो जाता है उसका। तो उसको लिए भी एक टीका आया है ब्रुसेलोसिस के लिए और वह भी हमने अभी सभी संस्थाओं को उपलब्ध कराया है। तो किसान भाई ये भी ध्यान रखें कि जो 4 से 8 माह की बछड़ी या पाड़ी है उसमें निश्चित रूप से ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण करवाए तथा इनको समय समय पर टीकाकरण आवश्यक है। साथ में जो भी आपके जो पशु है उनको डीवर्मिंग हर 3 महीने में एक बार डीवर्मिंग जो पेट के कीड़ों की दवाई अवश्य पिलाएं। और जो आपका जो योजना है किसान क्रेडिट कार्ड की उसके लिए आप फॉर्म भरवाएं और हमारे जो पास के जो पशु चिकित्सा उपकेंद्र और चिकित्सालय वहाँ जमा करा दें, वो हमारे पास आ जाएंगे और हम उनको बैंकों में भिजवा देंगे। और जो भी आप लोगों अभी वर्तमान में सरकार द्वारा वेटनरी मोबाइल यूनिट चलाई गई है, जो जिले में 6 वाहन मिले हैं जो ये गाँव में जाके कैंप लगा रहे हैं, तो वहाँ भी जाके अपने बीमार पशुओं का ये उपचार करें। मीणा साहब, जो आपने अभी बताया कि मोबाइल वैन सुविधा आपके विभाग द्वारा प्रोवाइड की गई है, तो ये क्या करती है सर गाँव में जाके? ये एक केंद्र सरकार द्वारा योजना जो आई है मोबाइल वेटनरी यूनिट की, इसके इन्होंने जो इनका बेसिक उद्देश्य है कॉल सेंटर के माध्यम से घर पे ही पशुपालकों के पशुओं का उपचार करने का। इसमें 1962 नंबर पे कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा और
कोई भी पशुपालक भाई का पशु बीमार होगा जी वह इस नंबर पे कॉल करेगा। तो जब कॉल सेंटर स्थापित हो जाएगा तो कॉल से संबंधित वैन पे जो इंचार्ज है वहाँ कॉल जाएगी और उसके घर पे जाके उसका निःशुल्क उपचार करेगा। क्योंकि ये अभी शुरू की है तो अभी कॉल सेंटर स्थापित नहीं हो पाया, अभी इसमें टाइम लगेगा। तो इसको लाभान्वित करने के लिए प्रत्येक वैन द्वारा जो उसमें जो टीम है, एक दिन में 2 गांवों में वो निःशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित करके और बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है। ये एक MOU है जो प्राइवेट कंपनी है, मोटिवेशन एक्शन कैंप नाम से कंपनी है। तो उसके ही द्वारा ही डॉक्टर्स, पशुधन सहायक और ड्राइवर हायर किए गए हैं। विभाग के द्वारा ये जो व्हीकल उनको उपलब्ध कराया गया है, दवाइयाँ भी वही अपने स्तर से लाएंगे और ये अभी कैंप आयोजित कर रहे हैं। फिर जो कॉल सेंटर हो जाएगा तब ये कॉल के माध्यम से ट्रीटमेंट होगा। ये थे हमारे साथ पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर चंपालाल जी मीणा साहब। मीणा साहब ने पशुपालकों को पशु बीमारी या पशुओं की देखभाल कैसे करें और किस तरह मोबाइल वैन जो है वो किस तरह गाँव में आपके द्वार पहुंचेगी, ये पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई। मीणा साहब, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।